दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी। घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद अब अगली चुनौती है मेंस परीक्षा की। और मेंस परीक्षा की जो सबसे बड़ी चुनौती होती है, आपको पता है, वो होती है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग का ए टू जेड कैसे सीखा जाए, कैसे चीज़ों को डिस्कस किया जाए और कैसे प्रेजेंट किया जाए। देखिए, आंसर राइटिंग का एक जो सबसे महत्वपूर्ण खेल होता है वो होता है, केवल आपकी नॉलेज जरूरी नहीं होती है, आपका ज्ञान कौशल की केवल परीक्षा नहीं होती है, बल्कि ज्ञान कौशल को प्रेजेंट करने की परीक्षा होती है। जो भी आप जानते हैं उसको कितनी खूबसूरती से, कितनी तार्किक ढंग से, कितने वैज्ञानिक ढंग से अपने आंसर में प्रेजेंट कर पाते हैं, इसी का इवैल्यूएशन किया जाता है। और एग्जामिनर यही चेक कर पाता है, यही चेक करना चाहता है कि आप अपने ज्ञान कौशल को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे सामने सम्मुख रख रहे हैं। और प्रेजेंट करने का जो माध्यम होता है, जो सबसे सटीक माध्यम होता है, वो होता है लेखन। तो लेखन के लिए जो जो चैलेंजेज हैं, कैसे इसे जूझा जाए, क्या क्या तरीके अपनाए जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है आपके पास, लेकिन इतना वक्त जरूर है कि आप इस मेंस परीक्षा को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। आपको पता है कि तकरीबन 950 के आसपास पद हैं और 950 के आसपास पद उत्तर प्रदेश पीसीएस के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलते हैं। यानी आपके पास एक गोल्डन चांस है इस परीक्षा में सफल होने का। अब सवाल है कि घटना चक्र आपके लिए क्या कर रहा है। देखिए, कहा जाता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग के लिए आपको यह जानना होगा कि आंसर राइटिंग का जो कौशल है उसका विकास कैसे किया जाए। कहा भी जाता है कि अच्छा उत्तर वही है जो प्रश्न का उत्तर हो। जो प्रश्न में पूछा जाए उसी को आपने कैसे प्रेजेंट किया है। क्या आपको टेल वर्ड पढ़ने आते हैं कि नहीं। अब अगर कह दिया जाए विश्लेषण करिए, आलोचनात्मक परीक्षण करिए, अगर किसी प्रश्न में यह कह दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न, उसमें आपको पूछ लिया जाए कि विश्लेषण करिए, विश्लेषण करिए, और उसी से एक मिलता जुलता प्रश्न, सब कुछ सेम हो और केवल टेल वर्ड बदल जाए और उसमें लिख दिया जाए आलोचनात्मक परीक्षण करिए, आलोचनात्मक परीक्षण करिए। तो जो व्यक्ति समझदार होगा, जिसको आंसर राइटिंग लिखने की आदत होगी या उसने बेहतर परफॉर्म पूर्व में किया होगा, वो तो समझ जाएगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। या फिर ये आ जाए समीक्षा कीजिए, समीक्षा कीजिए, रिव्यू। तब आपको ये समझना पड़ेगा कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। और इन शब्दों का अर्थ अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर आप जो है आंसर ऐसा लिख के चले आएंगे कि मतलब आपका आंसर लगभग गलत होने की संभावना होगी। अब इसका विकास कैसे किया जाए। देखिए, जो लेखन कौशल होता है वो लेखन कौशल का विकास यूं ही नहीं होता है। उसके लिए ऐसा नहीं कि कोई गाइड आप पढ़ लीजिए और उस गाइड को आप रट्टा मार लीजिए। कहने का मतलब है, अगर आपसे पूछा जाए कि 7 और 8 कितना होता है तो आप खट से बताते हैं 15। और अगर आपसे पूछा जाता है 25 + 15 कितना होता है तो आप बताते हैं 40। इसमें आप एक विज्ञान देख रहे हैं, एक तार्किक गणित देख रहे हैं। और यही तार्किक गणित आंसर राइटिंग की भी होती है। आंसर राइटिंग में एक इंट्रो कैसे लिखा जाए, बॉडी कैसे लिखी जाए और उसका कंक्लूजन कैसे लिखा जाए, ये एक तरह का साइंस है। क्या है? साइंस है। और इस साइंस को समझने के लिए, इस विज्ञान को समझने के लिए आपको जूझना होगा, आपको मेहनत करनी होगी और इस मेहनत में हम आपके सहयोगी होंगे। हमारा संस्थान क्या प्रयास कर रहा है। देखिए, हमने सायास टेस्ट सीरीज शुरू की है जो उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा को केंद्रित करके बनाई गई है। इस टेस्ट सीरीज में क्या मिलेगा, ये 2 तरह की टेस्ट सीरीज है। देखिए, मैं आपको इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं और ये भी दिखाऊंगा कि हम आंसर राइटिंग कैसे चेक करते हैं, हम मॉडल आंसर कैसे बनाते हैं। जैसे पहली जो टेस्ट सीरीज है उसकी कीमत है 7,999 रुपए और दूसरी जो टेस्ट सीरीज है इसकी कीमत है 4,999 रुपए। कमोबेश दोनों में चीजें सेम है, लेकिन कुछ अंतर है, इसीलिए इसकी कीमतों में भी अंतर है। देखिए क्या क्या है। जो टेस्ट सीरीज आप लेंगे इसमें 12 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको, 12 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और इन सभी के मॉडल आंसर मिलेंगे। मॉडल आंसर मिलेंगे। मॉडल आंसर कैसे होंगे मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा कि हमने कितनी मेहनत और तार्किक तरीके से आंसर्स को तैयार किया है। ये 12 मॉडल आंसर मिलेंगे। इसके अतिरिक्त क्या मिलेगा, आपको 12 स्टडी मटेरियल बुकलेट हार्ड कॉपी आपके घर भेजी जाएगी। यानी 12 किताबें आपके पते पर भेज दी जाएंगी हार्ड कॉपी के रूप में। और वो किताबें आपकी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। इन किताबों को हमने तैयार कैसे किया है। इन किताबों को तैयार करने का हमने जो सबसे बढ़िया तरीका अपनाया है, वो तरीका मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि इस किताब को बनाने का हमारा जो तरीका है वो कैसा है। देखिए, हमने क्या किया है, 15 राज्यों से ज्यादा के क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है। सबसे पहले 15 राज्यों के प्रश्नों को हमने कलेक्ट किया है जो मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। मेंस परीक्षा में 15 मोर देन 15 स्टेट्स 15 राज्यों से ज्यादा क्वेश्चंस को हमने क्या किया है, इसका कलेक्शन किया है
और हमारी किताब का प्रत्येक चैप्टर 3 चीजों पर आधारित है, 3 खंडों में बटा है। पहला खंड, इसको हमने कलेक्शन को रखा है पूर्वावलोकन खंड में, इंग्लिश में इसको प्रीव्यू कहा जाता है, पूर्वावलोकन खंड। इसमें क्या होता है कि हमने बताया है कि 15 राज्यों में फला सवाल इस चैप्टर से आए हैं। उत्तर प्रदेश में ये आया है, राजस्थान में ये आया है, तमिलनाडु में ये आया है, गुजरात में ये आया है, फला जगह पे ये आया है, इस राज्य में ये आया है। इवन हमने जम्मू और कश्मीर को भी नहीं छोड़ा है, यानी उसके भी प्रश्नों को हमने यहाँ पे रखा है। तो पहला खंड किताब के प्रत्येक चैप्टर का पहला खंड ये होगा, और दूसरा खंड जो होगा वो स्टडी मटेरियल का होगा, स्टडी मटेरियल का होगा। अब स्टडी मटेरियल कैसे तैयार किया गया है? देखिए, जब हमने 15 राज्यों से ज्यादा के प्रश्नों को कलेक्ट कर लिया तो हमको ये आइडिया हो गया। मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे मान लीजिए एक खंड है हिस्ट्री का, वैदिक काल, वैदिक पीरियड, एक खंड है वैदिक पीरियड। अब वैदिक पीरियड से संबंधित जितने भी प्रश्न इन 15 राज्यों में से आए हैं उनको हमने कलेक्ट किया है और इन प्रश्नों के आधार पर ही अध्ययन सामग्री को बनाया है, यानी कुछ भी छूटने वाला नहीं है। और अध्ययन सामग्री इसके आधार पर बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? वो उद्देश्य ये है कि आप पेपर पैटर्न, कीवर्ड्स के हिसाब से परिचित हो जाइए और कुछ भी ना बचे। और अंतिम में क्या किया है कि हमने आपको मॉडल आंसर के माध्यम से आंसर राइटिंग सिखाई है, आंसर राइटिंग। तो ये सारी किताबें, ये जो 12 किताबें मैं जिसकी जिक्र कर रहा हूं, ये इसी मेथड पे हैं और ये आपको उस टेस्ट में मिलेंगी जब आप पहला खरीदेंगे, और हार्ड कॉपी मिलेगी। इसके अलावा आपको ऑल इंडिया रैंकिंग और कुछ डिस्कशन वीडियोस भी मिलेंगे जिसमें बताया जाएगा कैसे आंसर राइटिंग करें, किन तकनीकी पहलुओं पर ध्यान दें और आंसर राइटिंग में क्या चीजें ना करें, इसको भी बताया जाएगा। और आपकी जो कॉपी चेक की जाएगी, मैं भी आपको मॉडल दिखाऊंगा कि हम कैसे कॉपी चेक करते हैं, हाउ वी इवेल्युएट द कॉपीज। ये आपको वी विल प्रेजेंट, इसी वीडियो में हम प्रेजेंट करेंगे और आपको बताएंगे कि हम जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो कैसे अलग है। आपको पता है कि मार्केट में कॉपी चेकिंग को लेकर कितना बड़ा फ्रॉड बिजनेस चल रहा है, हर कोई अपने आप को एक्सपर्ट मान रहा है, लेकिन हम कैसे औरों से अलग हैं वो आपको, हम क्यों शब्दों से आपको जाहिर नहीं करेंगे, वो आपको हम दिखाएंगे। देखिए, ऑल इंडिया रैंकिंग भी आपको पता चल जाएगी, डिस्कशन वीडियोस पता चल जाएंगे, और इवेल्यूएशन ऑफ फर्स्ट 6 FLTs, यानी 6 फुल लेंथ जो टेस्ट हैं उसको इवेल्युएट किया जाएगा। आपने जो भी 6 पहले फुल लेंथ टेस्ट भेजेंगे उसको इवेल्युएट किया जाएगा। ये पहली टेस्ट सीरीज है, इसकी कीमत है 7,999 रुपए। दूसरी जो टेस्ट सीरीज है लगभग 5,000 में है, 4,999 रुपए में। इसमें 12 फुल लेंथ टेस्ट हैं और इसके मॉडल आंसर आपको मिलेंगे, मैंने आपको बताया। और 12 स्टडी मटेरियल होगा बुकलेट, लेकिन ये सॉफ्ट कॉपी में होगा, यानी PDF में आपके पास होगा। ये हार्ड कॉपी में होगा और ये सॉफ्ट कॉपी में होगा। ये अंतर, विशेष अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। ऑल इंडिया रैंकिंग इसमें भी मिलेगी, डिस्कशन भी मिलेगा, इवेल्युएशन ऑफ फर्स्ट 6 FLTs भी होगा, यानी 6 पहले आपके जो टेस्ट पेपर होंगे उनका इवेल्युएशन किया जाएगा। और ये जो मोड होगा, ये मोड हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा। इंटरेस्टिंग बात है कि हम इसको ऑफलाइन में भी लेके आ रहे हैं, यानी हमारे प्रयागराज सेंटर में एलनगंज में जहां हमारा ऑफिस है वहां आकर भी आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत जो हो रही है, मैंने आपको बताया 10 मार्च को इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं हम, और लगातार ये टेस्ट सीरीज जारी रहेगी। आपके एग्जाम के पहले इसको हम कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो क्या होती है? हम खुद अपनी तारीफ क्यों करें? हम जिन्होंने हमारे बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं, कुछ बातें की हैं, मैं उनको आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, थोड़ा सुन लीजिए। पहली बात, सायास टेस्ट सीरीज हमारी है। अब देख लीजिए कि क्या लोग हमारे बारे में कह रहे हैं, इसके बारे में आप देख लीजिए। देखिए, सिद्धार्थ गुप्ता है जिनका जिक्र करने में जा रहा हूं, इनका नाम है सिद्धार्थ गुप्ता। सिद्धार्थ गुप्ता जी टॉपर रहे हैं और UPPCS 2023 परीक्षा के। ये हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, इनको सुन लीजिए आप। ये कह रहे हैं कि घटना चक्र, पूर्वावलोकन तथा आई दृष्टि ने मेरी UPPCS की तैयारी में बहुत सहायता की है, क्योंकि इन सामग्रियों को एग्जाम के डिमांड को समझते हुए टू द पॉइंट लिखा जाता है। अब ये स्मृति गुप्ता जी कमेंट कर रही हैं, जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर हैं। रविकांत चौबे जी कमेंट कर रहे हैं, SDM है ये UPPCS 2023 के। पवन पटेल जी कमेंट कर रहे हैं, SDM 2023 के हैं। ये सब लोग कमेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं घटना चक्र कैसे चीजों को प्रेजेंट करता है। निकिता श्रीवास्तव डिप्टी SP हैं, ये कमेंट कर रही हैं, आई रिफाइन टू द घटना चक्र, आई एम थैंकफुल टू द घटना चक्र UP स्पेशल फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। ये सब दोनों के लिए थैंकफुल हैं। और आई प्रिपेयर्ड कंसाइज नोट्स फ्रॉम द घटना चक्र बुक्स, ये मयंक त्रिपाठी जी हैं, UPPCS डिप्टी SP हुए हैं 2023 में। तो ये हमारी पहचान है और आप देख रहे हैं कि ये लोग खुद बता रहे हैं कि इनकी जर्नी में हम कैसे सहायता हमने की है। देखिए, उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी करंट की बुकलेट आती है, करंट की जो हमारी बुकलेट होती है उसकी जो खासियतें होती है उसके बारे में आपको बता दूं मैं। देखिए, ये बुकलेट है, प्रश्न पूछा जाता है तो हम बाकायदे ये बताते हैं कि इंट्रो में आपको कैसे लिखना है, इंट्रो में कैसे लिखना है, इंट्रो में क्या लिखना है और कितना लिखना है, एग्जैक्टली कितनी लाइन लिखनी है।
कितनी लाइन लिखनी है ये भी आपको क्लियर बताया जाता है। फिर बॉडी में कितना लिखना है, और बॉडी में लिखते हुए ये ध्यान रखना है कि फ्लो चार्ट और फिगर कैसे बनाने हैं, फ्लो चार्ट और फिगर कैसे बनाने हैं, किस तरह से महत्वपूर्ण हो सकते हैं इसके बारे में, और कंक्लूजन के बारे में भी आपको लिखना है। और जब हम चेक करते हैं आपकी कॉपी तो उसमें ये चेक करते हैं कि आप इंट्रो पर कितना खरे उतरे हैं, यानी हर लाइन आपके चेक की जाती है। इसमें क्या चेक किया जाता है, सबसे पहले आपका प्रेजेंटेशन चेक किया जाता है। प्रेजेंटेशन का मतलब आप अपने प्रश्न के उत्तर के रूप में अपनी भाषा के आधार पर कैसे हैं, भाषा में कितना प्रवाह है, क्या प्रवाह है कि नहीं है, शाब्दिक गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, ये सब सारी चीजें। दूसरी बार कंटेंट पर फोकस किया जाता है, कंटेंट में जो प्रश्न पूछ रहा है क्या वही लिख रहे हैं कि कुछ और लिख के चले आ रहे हैं। फिर कंक्लूजन पे ये देखा जाता है, कंक्लूजन पे ये भी देखा जाता है कि आप कितने बेहतर ढंग से कंक्लूड कर रहे हैं चीजों को। बॉडी पर ध्यान देते हुए ये देखा जाता है कि आपने कितने डायमेंशन छोड़ दिए हैं, क्या डायमेंशन और हो सकते हैं। तो इस तरह से चीजों को हम प्रेजेंट करते हैं। एक प्रश्न ऐसे ही सेम प्रश्न है, भारत में मृदा क्षरण के बारे में बताया गया है और सरकारी नीतियों और योजनाओं की प्रभाविता का मूल्यांकन करने की बात की गई है। जब मूल्यांकन करने की बात की गई है तो आप समझ लीजिए प्रश्न में मूल्यांकन करने की स्थिति होगी। मूल्यांकन में इसके प्रोज और आगे करने के प्रयासों के बारे में चर्चा होगी। मूल्यांकन एक ऐसा शब्द है जो बहुत सब्जेक्टिव है। मूल्यांकन में आपको नेगेटिव और सकारात्मक और दोनों चीजों को दिखाना रहता है। अब इसमें देखिए इंट्रो है इतना बड़ा, ये इंट्रो प्रेजेंट कर दिया गया है। ये सब करंट की बुकलेट है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, हमारे ऐप पे फ्री में मिल जाएंगे। प्रमुख सरकारी योजनाओं की प्रमुख दिया गया है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, राष्ट्रीय कृषि मिशन है, राष्ट्रीय कृषि भूमि योजना है, और ये सारी योजनाएं हैं और इनका जो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। फिर प्रभाविता दी गई है, क्या प्रभाविता है, क्या परिणाम निकले हैं। मैंने कहा ना दोनों तरह के परिणाम हैं, एक सकारात्मक परिणाम, दूसरी अस्थायी चुनौतियां भी हैं। और फिर जो है आगे क्या किए जाने की आवश्यकता है ये भी देखिए आप पूरा इस तरह से लिखा गया है। ये हमारा प्रेजेंटेशन करने का तरीका है। सायास जो बुकलेट है, सायास बुकलेट में ये चीजें आपको मिल जाएंगी और ये साफ तौर पर आपको दिखेगा कि हमने कितनी मेहनत के साथ ये चीजें की हैं। जैसे देखिए एक प्रश्न है कि भारतीय संविधान का विकास किस प्रकार विविध समाज की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करता है, प्रासंगिक उदाहरणों के साथ चर्चा करें। ये 125 शब्द में आपको लिखना है, 125 शब्दों में 8 अंक का ये प्रश्न है। इंग्लिश में ये प्रश्न है, हाउ डज द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशंस एंड नीड्स ऑफ अ डाइवर्स सोसाइटी, डिस्कस विद रेलिवेंट एग्जांपल्स। ये प्रश्न है। अब इन्होंने जो प्रश्न का उत्तर लिखा है उसमें इन्होंने लिखा है कि भारत एक विविधतापूर्ण देश जिसमें अनेक भाषाएं, बोलियां, खान पान एवं विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। अनेकता में एकता के प्रतीक भारत में संविधान में प्रत्येक समाज की आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिबिंबन निम्नवत है। इन्होंने ये लिखा है। हमने जो सजेस्ट किया है, देखिए सजेस्ट क्या किया है, हमने सजेस्ट किया है कि प्रश्नानुसार प्रासंगिक कीवर्ड का प्रयोग प्रस्तावना में करिए, जैसे जीवंत दस्तावेज। जब हम कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है तो ये बहुत प्रभावी नजर आता है और एग्जामिनर को ये लगता है कि बच्चे की समझ बहुत अच्छी है, जो एस्पिरेंट एग्जाम दे रहा है उसकी समझ बहुत अच्छी है, उसकी समझ बहुत वस्तुनिष्ठ है। जब हम ये कहते हैं कि भारत का संविधान जीवंत है यानी लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो लिविंग डॉक्यूमेंट का जो पूरा फिनोमिना है इसको जो है ये जुड़ जाता है लोक कल्याणकारी राज्य के कर्तव्यों के साथ साथ ये जुड़ जाता है संविधान की प्रभाविता से भी। यानी संविधान कैसे किसी आम इंसान को, आम मजलूम को अपलिफ्ट कर रहा है, यानी उसके जीवन को बेहतर करने का प्रयास कर रहा है और अपने उपबंधों के माध्यम से एक नागरिक को कैसे आगे बढ़ा रहा है, ये चीज आपको साफ तौर पर दिखती है। तो ये चीज अगर आप लिखेंगे, लिविंग डॉक्यूमेंट वाला पॉइंट लिख देंगे, तो फिर क्या होगा, इससे आपकी एक प्रभाविता समझ में आएगी और ये एग्जामिनर को लगेगा कि आपने बहुत अच्छे से स्टडी की है। तो ये एक सजेशन है। देखिए एक सजेशन ये है कि प्रस्तावना लंबी है, पहले पैरा तक सीमित करें। यानी प्रस्तावना के बारे में देखिए, शब्द तो केवल आपको 8 ही नंबर में लिखना है ना, 125 वर्ड ही है, आप कितनी लंबी प्रस्तावना लिख देंगे। ज्यादा लंबी अगर आप लिखने का प्रयास करेंगे तो फिर आपके पास समय नहीं बचेगा, आप पूरा प्रश्न कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। देखिए आगे क्या है, आगे जैसे इन्होंने भाषाई उपबंध की बात की है तो इन्होंने महत्वपूर्ण शब्दावलियों को रेखांकित करने का प्रयास करने का रिकमेंड किया है। जो टीचर हमारे हैं इन्होंने रिकमेंड किया है कि महत्वपूर्ण शब्दावलियों को रेखांकित करिए। महत्वपूर्ण शब्दावलियां जैसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप करिए। जैसे भाषाई उपबंध की इन्होंने चर्चा की है, तो भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का प्रावधान है जो भारत के राज्यों में लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का प्रतिबिंबन है। तो यहाँ देखिए ये भी बदल दिया गया है, प्रतिनिधित्व करता है, मतलब आपको शाब्दिक के साथ साथ कंसेप्चुअल चीजों को भी फोकस किया गया है। देखिए इसमें क्या लिखा है, ये हेडिंग होनी चाहिए प्रश्नानुसार जिसे और छोटा तथा प्रश्न के अनुरूप करने की आवश्यकता है, यथा भारतीय संविधान में विविध समाज की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं का प्रतिबिंबन अथवा संवैधानिक मान्यता है।
ये बिंदुवार लिखने का प्रयास करने को रिकमेंड किया गया है कि भाई बिंदुवार लिखिए, बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। और इसमें ये लिखा है जैसे अनुच्छेद 25 से 28, जैसे अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत विभिन्न धार्मिक समुदायों को मिलने वाली स्वतंत्रता, इससे आप सीमित अर्थों में अधिक पॉइंट लिख पाएंगे। मतलब यह है कि संविधान की जो चीज़ें हैं उसको कैसे आप फैक्चुअली क्लियर करेंगे, कैसे चीज़ों को और बेहतर करेंगे, उसके बारे में बताया गया है। देखिए इसमें मजबूत पक्ष को भी बताया गया है आंसर राइटिंग में कि मजबूत पक्ष क्या है, आपकी हैंड राइटिंग सुंदर तथा पठनीय है। ये इनका मजबूत पक्ष है जो प्रेजेंट किया गया है, ये इनका मजबूत पक्ष है जिसको प्रेजेंट किया गया है। आपने संविधान के अनुच्छेदों तथा अनुसूचियों का प्रयोग यथासंभव किया है, ये इनका सकारात्मक पक्ष है। प्रस्तावना बॉडी तथा निष्कर्ष के प्रारूप में उत्तर लेखन प्रयास सराहनीय है, लेकिन कहाँ और बेहतर हो सकता है इसके बारे में ये रिकमेंड भी किया गया है। जैसे राज्य समवर्ती सूची का प्रावधान इन्होंने लिखा है, तो आप यहाँ पे अनुच्छेद का जिक्र कर सकते हैं कि अनुच्छेद 246 यहाँ इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जामिनर को ये लगेगा कि संविधान पर आपकी समझ बहुत अच्छी है। तो ये इस तरह से रिकमेंडेशन देख रहे हैं आप, कितनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी रिकमेंडेशन किया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि प्रस्तावना में हमने आपको कितना नंबर दिया है। देखिए इसमें क्लियर बताया गया है कि प्रस्तावना में हमने आपको कितना नंबर दिया है। प्रस्तावना में 0.5 नंबर, मुख्य बॉडी में 1/5 और निष्कर्ष में 2.5 नंबर आपको जो है ये कुल मिलाकर 0.25 नंबर मिला है। 0.25 नंबर आपको मिला है 1.5 में। मतलब आपको क्लियर कट ये बताया जा रहा है कि किस सेगमेंट में आपको कितना नंबर मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर लेखन और उसकी चेकिंग की जो प्रभावी तरीका है हमारा वो किस तरह से है। जैसे एक प्रश्न ये है, इसको देख लेते हैं हम। भारत में संवैधानिक शासन सुनिश्चित करने में शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का महत्व बताइए। यानी जो शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत है जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर की बात की जाती है, उसके बारे में भारत में संवैधानिक शासन सुनिश्चित करने में क्या भूमिका इसकी रही, इसके बारे में पूछ रहा है। अब ये लिख रहे हैं कि भारत की शासन व्यवस्था में शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है। ये लिखा है, अच्छा है, लिखा रिकमेंड किया गया, अच्छा है। जिसका तात्पर्य है कि शासन के 3 प्रमुख अंगों कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में शक्तियों का पृथक्करण है। ये भी बढ़िया लिखा गया है। लेकिन इसमें यह प्रश्न किया गया है कि भारत में संवैधानिक विकास, ये कीवर्ड है, भारत में संवैधानिक विकास सुनिश्चित करने में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का महत्व समझाइए। तो इसमें इन्होंने रिकमेंड किया है कि संवैधानिक शासन कीवर्ड पर ध्यान दें तथा उसको पूरा करने हेतु सिद्धांत के बारे में महत्व को स्पष्ट करें। यानी आपको ये पॉइंट टू पॉइंट ये बताया जा रहा है कि आप आंसर कैसे अच्छा कर सकते हैं। देखिए इधर भी पूरा सब कुछ दिखाया गया है कि कैसे आप अपना आंसर अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे यह भी लिखा है कि इसे छोटा करने की आवश्यकता है। इस प्रकार भारतीय शासन व्यवस्था शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका तात्पर्य है शासन के 3 प्रमुख अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा है। अब ये चीज एकदम क्लियर कट बताई गई है कि आपके उत्तर में क्या लैग कर रही है चीजें, और उत्तर में जो चीज लैग कर रही है उसके बारे में देखिए पूरा सब कुछ लिखा गया है। हर चीज, हर पॉइंट, हर सेगमेंट को एक्सप्लेन किया गया है। मतलब बहुत मेहनत करके कॉपी चेक की गई है। इससे आपको ये चीज पता चलेगी कि हमने किस तरह से और कितनी मेहनत से कॉपी चेक की है और कैसे चीजों को किया है। देखिए एक बात और आपको बता देता हूं। देखिए जब हम कॉपी चेक करते हैं, जब हम कॉपी चेक कर लेते हैं तो इवैल्यूएशन इंडिकेटर्स नाम से हमने एक बॉक्स दिया है अपने कॉपी चेक करने वालों को, जो मेंस लगातार लिख रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको इंडिकेटर दिया गया है ताकि वो ये भी बता पाएं कि जो कॉपी उन्होंने चेक की है उसमें पॉइंट वाइज जो रिकमेंडेशन है वो भी लिख पाएं। जैसे इसमें क्या चीजें हैं देख लीजिए आप। जैसे इसमें क्या चीज है, प्रश्न को समझने का प्रयास करें, ये लिखा गया है। मतलब आपको एकदम पॉइंट वाइज लिखा गया है कि प्रश्न को समझने का प्रयास करें, क्योंकि एक अच्छा उत्तर वह है जो प्रश्न का उत्तर हो। प्रश्न के महत्वपूर्ण अनुदेशों को रेखांकित करें। मतलब कहने का क्या मतलब है कि इसमें यह कहा जा रहा है कि प्रश्न पर फोकस करिए। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार प्रश्न को पढ़ेंगे तब आपको ये क्लियर समझ में आएगा कि उत्तर लिखना क्या है। कई बार आप प्रश्न को पढ़ने में ही कंफ्यूज हो जाते हैं और उत्तर कुछ का कुछ लिख के चले जाते हैं। तो ये एक रिकमेंडेशन है। दूसरा, विषय वस्तु की समझ को विकसित करने की आवश्यकता है। यानी जो कंटेंट पूछा जा रहा है उसको समझने की आवश्यकता है। जैसे उसमें क्या था, संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास की बात हो रही है, संवैधानिक विकास की बात हो रही है और उसमें शक्ति का सेपरेशन की बात हो रही है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात हो रही है। दोनों को बिना समझे आप अगर केवल ये लिखने लगेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, संविधान में क्या है, तो आप गलत कर देंगे, क्योंकि उसमें संवैधानिक विकास की बात हो रही है, ना कि संविधान की बात हो रही है। इसके बाद क्या है, इसके लिए आप रिवीजन, प्रैक्टिस और रिवीजन की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, फिर रिवीजन करें।
ये चीज पर केंद्रित करें। भाषा में कसाव की सख्त आवश्यकता है। लंबे पैराग्राफ का प्रयोग करने से बचें। मतलब सब कुछ आपको देखिए, सब कुछ दिखाया जा रहा है कि कैसे रिकमेंड की गई हैं चीजें, और इतना लंबा लंबा रिकमेंडेशन है। प्रस्तावना अच्छी है, इसे और परिष्कृत करने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण कंटेंट, डेटा, स्टैंडर्ड परिभाषा या संबंधित करंट न्यूज को प्रस्तावना में लिखा जा सकता है। फ्लो चार्ट, डायग्राम का प्रयोग किया जा सकता है। निष्कर्ष भविष्योन्मुखी होना चाहिए। अब ये इसका क्या मतलब है? भविष्योन्मुखी का मतलब ये है कि आगे क्या किया जा सकता है। आप एस्पिरेंट हैं तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप सरकार को सुझाव देंगे कि ये चीज़ ऐसे की जा सकती है, इस चीज़ को ऐसे बेहतर करके हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जो सरकार ने जिस लक्ष्य को रखा है। तो ये एक रिकमेंडेशन होती है। प्रश्न पत्र पूरा करने का प्रयास करें। यह सीखने की क्रिया है जो एक दिन में विकसित नहीं होगी। मतलब अच्छा, आप अच्छा कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, बस लिखना मत छोड़िए। शुभकामनाएं। ये इमोजी वगैरह भी बना दिया गया है ताकि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ लें, और बेहतर तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर दिया गया है, और आपके उत्तर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यानी कुल मिलाकर हमारी सायास टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा? पहले तो ये मिलेगा आपको कि आंसर राइटिंग की पूरी तकनीकी पहलू आपको बताई जाएगी। आंसर राइटिंग कैसे करना है, हाउ और विच रिसोर्सेज, किस रिसोर्स के द्वारा, ये पूरा सब कुछ आपको इस टेस्ट सीरीज मिलेगा। आपको कुछ भी अपने हिसाब से करना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट मतलब कौशल विकास पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि आंसर राइटिंग एक दिन में विकसित नहीं होती। निरंतर अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, निरंतर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप आंसर राइटिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है, कंटेंट के स्तर पर आपको एकदम बंधना पड़ेगा। कंटेंट के स्तर पर एकदम बंधना पड़ेगा। क्लियर कट जो है चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, और क्लियर कट चीजों को पढ़ने के साथ ही आप बेहतर चीजें कर पाएंगे। कीवर्ड और टेलवर्ड कैसे समझना है, इसके बारे में फोकस करना पड़ेगा। कीवर्ड क्या होता है, टेलवर्ड क्या होता है, इसके बारे में पूरा फोकस करना पड़ेगा। आंसर राइटिंग की बारीकियों को समझना पड़ेगा। और कॉपी चेकिंग पर हमारे कुछ वीडियोज होंगे, कॉपी चेकिंग करते हुए हमारे कुछ वीडियोज होंगे, उसको समक्ष हम आपको कॉपी चेकिंग पर कैसे हमारी की जाती है। हमने आपको बताया, पिछला पीडीएफ थोड़ा ब्लर था, वो समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए नया पीडीएफ हमने लगाया जो आपको समझ में आए। कॉपी चेकिंग में अमूमन क्या देखा जाता है, कुछ कीवर्ड लोग मार्केट में क्या चल रहा है, अच्छा लिख रहे हैं और अच्छा करें, अच्छा लिख रहे हैं और अच्छा करें, और अच्छा करें। इंट्रो अच्छा है और अच्छा करें, इंट्रो कम अच्छा है थोड़ा और अच्छा करें। ऐसा नहीं है, हमने पूरा अच्छे से इवेलुएट किया है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया है कि आप अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। और अगर भाई आप बेहतर नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए हम सहयोग के लिए हैं, और बेहतर होने का कोई जादू नहीं है। अगर कोई ऐसा हो, कोई व्यक्ति आपको बताए कि हम मंत्र फूंक देंगे और आपको आंसर राइटिंग आ जाएगी, तो ये गलतफहमी त्याग दीजिए। आंसर राइटिंग केवल एक चीज का फिनोमिना है, और वो चीज है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, आपको आंसर लिखना आ जाएगा। और इसके साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट बन जाइए, थोड़ा सा कीवर्ड पे फोकस कर लीजिए। और टेस्ट सीरीज को आप यहां से परचेज कर सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक लगवा दूंगा, वहां से डायरेक्टली आप परचेज कर सकते हैं। 10 मार्च 2025 से हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। इसमें आएँ और अपनी मेंस परीक्षा के लिए और बेहतर स्ट्रेटजी के साथ और आगे बढ़ें। शुभकामनाओं के साथ मैं आलोक विदा लेता हूँ। नमस्कार।